गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का अपना टॉपिक पढ़ेंगे, नव लैमार्कवाद। तो देखो, कल हम जैव विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे थे कि जैव विकास के सिद्धांत किस किसने दिए थे, जिसमें 4 सिद्धांत थे। पहला लैमार्कवाद, दूसरा डार्विनवाद, तीसरा था ह्यूगो डी ब्रिज का उत्परिवर्तनवाद और चौथा था जर्म प्लाज्मवाद सिद्धांत, जिसमें से कल हमने लैमार्कवाद पढ़ लिया था कि लैमार्क ने जैव विकास को समझाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। उसके बाद में हमने उनकी आलोचनाओं के बारे में भी पढ़ा था कि लैमार्क का जो सिद्धांत था वो इतना मान्य नहीं था। बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने और प्रयोग किए और उन्होंने क्या किया कि जो कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए उन्होंने दर्शाया कि जो लैमार्क का सिद्धांत था वो अमान्य हो गया, कि उनके जो प्रयोग थे उनके द्वारा जो लैमार्क का सिद्धांत था उसकी पालना नहीं हुई। और दूसरा, कुछ वैज्ञानिकों ने क्या है लैमार्क के सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण दिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नव लैमार्कवाद। मतलब कि जब लैमार्क ने अपना सिद्धांत दे दिया था उसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो भी लैमार्क ने सिद्धांत दिए थे उन सिद्धांतों में जो बाद में वैज्ञानिक आए उनकी रुचि उत्पन्न होने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि लैमार्क के सिद्धांतों को समझने के लिए उन्होंने बाद में और प्रयोग किए और इसी को हम बोलते हैं नव लैमार्कवाद। तो देखो, सबसे पहला जो प्रयोग था वो किया था टावर नामक वैज्ञानिक ने। किस पे? पोटैटो बीटल। ये क्या होता है कि आलू के पौधे पे पाए जाने वाला एक बीटल या फिर कीट होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस बीटल को जब इन बीटल्स की अपरिपक्व अवस्था थी, मतलब कि वो जब वो अंडे में थे या लार्वा अवस्था में थे, तो उन्होंने क्या किया कि इस अवस्था को चरम ताप और आर्द्रता पर गर्म किया। ठीक है, सबसे पहला प्रयोग किसने किया? टावर ने। किस पे? पोटैटो बीटल पे। उन्होंने क्या किया कि जो पोटैटो बीटल की अपरिपक्व अवस्थाएं थी उनको चरम ताप और आर्द्रता पे रखा, जिसके कारण क्या हुआ कि वो जो पोटैटो बीटल था उसकी संरचनाओं में कुछ भिन्नताएं आ गई। ठीक है, जनकों से जैसी संरचना जनक की थी उससे कुछ नई संरचना उन बीटल्स में विकसित हो गई। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या हुआ कि उन्होंने एक बार ये प्रयोग किया। ठीक है, उससे क्या हुआ कि नई विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई। लेकिन इसके बाद में जो अगली पीढ़ी आई, जब इनमें जनन करवाया गया, तो उसके बाद उसमें क्या हुआ कि जो नई पीढ़ी आई उसमें जो जीव विकसित हुए उनमें क्या है वो विभिन्नताएं कम पाई गई या फिर पाई ही नहीं गई। ठीक है, अगला था एगार नामक वैज्ञानिक ने एक और प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया था कि जल में पाए जाने वाला एक कीट होता है जो कि सिमेनोसिफेलस। ठीक है, उसका परिवर्धन किसमें करवाया? इन्होंने क्लोरोफिल युक्त कशाबिक प्रोटोजोआ के संवर्धन में किया। ठीक है, दूसरे वैज्ञानिक कौन थे? अगार। एगार ने क्या किया, जल में पाए जाने वाला एक कीट होता है जिसका नाम होता है सिम्नोसिफेलिस, उसका परिवर्धन कहाँ करवाया? उन्होंने क्लोरोफिल युक्त कशाबिक प्रोटोजोआ के संवर्धन में किया, जिससे क्या हुआ, जो ये कीट है इसमें क्या है बहुत सारी विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई। और इन विभिन्नताओं के बाद भी क्या है, जब इन जीवों को नॉर्मल पानी के अंदर रखा गया उसके बाद भी क्या है उसमें वो विभिन्नताएं वैसे की वैसे ही रही, या फिर कुछ पीढ़ियों तक भी क्या है कुछ विभिन्नताएं उनमें पाई गई और कुछ विभिन्नताएं क्या है धीरे धीरे खत्म हो गई। ठीक है, तो ये भी क्या है नव लैमार्कवाद में एगार नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। अगला प्रयोग किया सेंट हिलेयर नामक वैज्ञानिक ने। उन्होंने बताया कि जो बाह्य कारक होते हैं उनका अंडों के ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और नई जाति की जो उत्पत्ति होती है वो आकस्मिक होती है। ठीक है, उन्होंने बताया कि जैसे अगर किसी जीव के अंडे हैं, अगर हम उन अंडों में कोई परिवर्तन करना चाहें, अगर उनको उच्च ताप, दाब, आर्द्रता या फिर किसी और संवर्धन में उनका परिवर्तन करवाएंगे तो क्या है उन अंडों में कुछ ना कुछ विशेषताएं या कुछ ना कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएगी उनका जो जनक जीव है उससे। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने बोला कि जो भी अंडे होते हैं जीवों के उन पे क्या है जो बाह्य कारक होते हैं उनका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, मतलब कि उनमें जो विभिन्नताएं उत्पन्न होनी होती है वो अगर हम उन जीवों के
अंडों के ऊपर प्रयोग करवाएंगे तो उनका प्रत्यक्ष प्रभाव उन अंडों पे पड़ जाएगा। लेकिन जो नई जातियां बनती हैं या फिर जो नई जातियां विकसित होती है, उनकी जो उत्पत्ति होगी वो क्या होगी, आकस्मिक होगी या फिर अचानक होती है। ठीक है, ये हो गया नव लैमार्कवाद, मतलब कि लैमार्क के सिद्धांतों को या फिर लैमार्क ने जो सिद्धांत दिए थे उन सिद्धांतों को फिर से समझने के लिए क्या है, कुछ और वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए और उन्होंने इन सभी प्रयोगों को एक साथ मिलकर हम बोलेंगे नव लैमार्कवाद। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा जैव विकास का जो पहला सिद्धांत था लैमार्कवाद वो कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा सिद्धांत जो कि है डार्विनवाद। तो ये किसने दिया था, डार्विन नामक वैज्ञानिक ने, और उनके सिद्धांत को हम और क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक चुनाव या फिर प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा सिद्धांत या फिर दूसरा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने, जिसको हम डार्विनवाद या फिर प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तो देखो, जब डार्विन स्टडी कर रहे थे तो उनको एक मौका मिला, एक जहाज पर उन्होंने क्या किया, पूरे संसार का भ्रमण किया और मतलब संसार में जो भी पादप जातियां या फिर जो भी जंतु जातियां पाई जाती है उन सब के बारे में अध्ययन किया। तो वो जहाज कौन सी थी, HMS बीगल। ठीक है, HMS बीगल नामक जहाज पर उन्होंने क्या किया, संसार का भ्रमण किया और इस मतलब धरती पर पाए जाने वाले जितने भी पादप जातियां हैं या जितने भी जंतु जातियां हैं उन सब का अध्ययन किया अच्छे से। ठीक है, तो जो डार्विन का सिद्धांत था डार्विनवाद, उसके लिए उन्होंने 5 पॉइंट या फिर 5 सिद्धांत और दिए। तो देखो कौन कौन से। सबसे पहला है विभिन्नता की सर्वव्यापकता, मतलब कि अगर किसी माता पिता के अगर मतलब मान लो 2 बच्चे हैं तो वो 2 बच्चे क्या है आपस में अलग अलग होंगे, या फिर कोई भी जो 2 जीव है वो क्या है समान रूप से मतलब एक समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई ही जाती है। इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहा कि विभिन्नता की सर्वव्यापकता, मतलब कि जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं या जितने भी पादप जातियां हैं वो क्या है एक दूसरे से अलग अलग है। कोई भी 2 पादप जातियां या फिर कोई भी 2 जो जंतु जातियां हैं या फिर उन जातियों के जो जीव है वो भी क्या है आपस में समान नहीं हो सकते हैं, उनकी संरचनाएं अलग अलग होती है, मतलब कि उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है और विभिन्नताएं ही क्या है सर्वव्यापक होती है, मतलब कि सभी जगह पे पाई जाती है। दूसरा सिद्धांत था इनका प्रजनन की तेज दर, मतलब कि जो छोटे जीव है जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो उनमें क्या है प्रजनन की बहुत तेज दर पाई जाती है, मतलब कि यहाँ तो वो क्या करेंगे हर 6 महीने में प्रजनन करते हैं। ठीक है, और प्रजनन के बाद जो जात या फिर जो बच्चे वो देते हैं वो क्या होते हैं संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे देखो जो मछलियां होती है और जो चींटी होती है वो क्या करती है कि असंख्य अंडे देती है, और अगर उन अंडों में से जो बच्चे निकलते हैं वो सारे के सारे जीवित रहेंगे तो क्या होगा कि ये जो हमारी पृथ्वी है ये क्या है उन्हीं जीवों से भर जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर मतलब मान लो हम हाथी की बात करें या फिर जो भी जैसे कुत्ता है या फिर बिल्ली है वो भी क्या है एक बार में 4 से 5 तक बच्चे देते हैं। तो अगर वो सारे के सारे उनके बच्चे जो हैं वो जीवित रहेंगे तो क्या होगा कि बहुत जल्दी ये जो पृथ्वी है वे मतलब ये जो पृथ्वी है वो क्या है उन्हीं सब जीवों से पूरी तरह भर जाएगी, मनुष्य के रहने के लिए उस पर स्थान ही नहीं बचेगा। तो जितने भी जीव हैं उनमें क्या है प्रजनन की बहुत तेज दर पाई जाती है, मतलब कि वो बहुत जल्दी प्रजनन करते हैं और प्रजनन के बाद जो जीव उत्पन्न करते हैं वो भी क्या होते हैं संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन वो जो जीव है जो मतलब वो नई पीढ़ी होगी उसमें क्या है सारे जीव जीवित नहीं रह सकते हैं, केवल कुछ ही जीव जीवित रहते हैं। तीसरा है अस्तित्व के लिए संघर्ष। तो देखो पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं चाहे वो जानवर हो पक्षी हो या फिर मनुष्य हो उन सबको क्या है अपना जीवन जीने के लिए या फिर क्या है अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो संघर्ष नहीं करेंगे तो क्या है उनकी जगह कोई और ले लेगा। ठीक है, तो अब देखो अब जो अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है अंतरजातीय, दूसरा अंतरजातीय और जो तीसरा होता है पर्यावरण संबंधी। ठीक है, तो पहला देखो जो अंतरजातीय संघर्ष है। ठीक है, तो
तो जो अंतरजातीय संघर्ष है वो क्या होगा, एक ही जाति के दो जीवों के बीच में होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये क्या होगा, एक ही जाति के दो जीवों के बीच में होगा। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि अगर एक देश के लोग हैं तो वो क्या करेंगे, भोजन के लिए या फिर रहने की जगह के लिए क्या करते हैं, दूसरे देशों पे आक्रमण करते हैं। मतलब कि ये एक ही जाति के दो जीवों के बीच होने वाला संघर्ष है, जिसको हम बोलेंगे अंतरजातीय संघर्ष। मतलब कि एक ही जाति के दो जीव आपस में संघर्ष करेंगे अपने अस्तित्व के लिए। दूसरा आएगा अंतरजातीय संघर्ष। तो अंतरजातीय संघर्ष में क्या होता है कि दो अलग अलग जातियों के जो जीव है वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आपस में संघर्ष करते हैं। जैसे देखो कि जो जंगल है, तो जंगल में क्या है, बहुत सारे जंगली जानवर या फिर सांप वगैरह पाए जाते हैं। तो मनुष्य क्या करता है कि उन जंगलों को काट देता है। ठीक है, और मतलब अपने लिए कि मतलब उसको उधर कुछ बनाना होगा तो उसके लिए वो क्या करेगा, जंगलों को काट देगा। और जंगल में पाए जाने वाले जो जंगली जीव है उनको भी वो क्या करेगा, मार देता है। उसी प्रकार अगर कोई जंगली जीव है तो वो क्या करते हैं, मनुष्य पे भी आक्रमण कर सकते हैं या उसको भी मार सकते हैं। इस प्रकार जो अंतरजातीय संघर्ष है वो क्या होता है, दो अलग अलग जातियों के जीवों के बीच में होता है, जैसे मनुष्य और जंगली जानवरों के बीच में हो गया। ठीक है, अगला संघर्ष आता है पर्यावरण संबंधी। तो इस संघर्ष में क्या होता है कि पर्यावरण की जो आपदाएं हैं, जैसे कि बाढ़ हो गई, सूखा, भूकंप और भूकंप, ठीक है, तो ये सब जो प्राकृतिक आपदाएं होती है ये क्या होती है, पर्यावरण के द्वारा होती है। और इन प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा भी क्या होता है कि बहुत सारे जो जीव जंतु है या फिर जो मनुष्य है उनको नुकसान होता है या फिर वो क्या होता है, मर जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या है कि हर एक प्रकार का जो जीव है उसको क्या है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रकृति में संघर्ष करना ही पड़ता है। तभी क्या है, वो अपना अस्तित्व प्रकृति में बनाए रख सकेगा या फिर जिंदा रह सकेगा। चौथा पॉइंट है योग्यतम की अतिजीविता। तो देखो जब प्रकृति में अस्तित्व के लिए हर एक जीव क्या करते हैं, आपस में संघर्ष करते रहते हैं। और इस संघर्ष में वही जीव बचते हैं या फिर वही जीव अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं जो कि क्या होते हैं, योग्यतम होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो योग्य जीव होंगे वो क्या होंगे, अपना अस्तित्व बनाए रख पाएंगे। अगर मतलब मान लो कोई जैसे कि दो जीव हो गए, ठीक है, उसमें से एक जीव जो कि क्या है, बहुत ज्यादा योग्य है या फिर बहुत ज्यादा हष्ट-पुष्ट है, ताकतवर है, और दूसरा जीव क्या है, उसी जाति का सेम जीव, वो क्या है, कमजोर है। तो वो जो ताकतवर जीव होगा वो क्या करेगा, उस कमजोर को खत्म कर देगा। ठीक है, और अपना अस्तित्व बनाए रख सकेगा। तो प्रकृति में वही जीव अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है जो कि क्या हो, योग्यतम हो। ठीक है, उसके बाद अगला है उपयोगी विभिन्नताओं की वंशागति। तो देखो समय के साथ साथ क्या होता है कि जो जीव होते हैं उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं उत्पन्न होती रहती है, या फिर एक ही जाति के जो जीव होंगे उनमें भी क्या है, अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है। कोई भी दो जीव क्या है, सेम नहीं हो सकते हैं। और उनमें से जो उपयोगी विभिन्नताएं होती है वो क्या होती है, अगली पीढ़ी में चली जाती है या फिर अगली पीढ़ी में प्रवेश करती रहती है। ठीक है, तो जो उपयोगी विभिन्नताएं होंगी वो ही क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी, या वही क्या है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है, जो कि उपयोगी विभिन्नताएं होंगी जो पादप जंतु को या फिर पादपों को अपना अस्तित्व बनाए रखने में सहायता करे। ठीक है, उसके बाद डार्विनवाद की आलोचना है। तो देखो डार्विन का जो सिद्धांत था वो मतलब अच्छा सिद्धांत था। उन्होंने जो भी नियम दिए थे अपने सिद्धांत के वो सब क्या थे, मान्य थे। तो इसलिए जो ज्यादातर वैज्ञानिक थे वो उन्होंने क्या किया था कि डार्विन के सिद्धांत को मान लिया था। ठीक है, ज्यादातर वैज्ञानिकों ने क्या किया, डार्विन के सिद्धांत को मान लिया या फिर वो उनके सिद्धांत को मान्य मानते थे। लेकिन कुछ वैज्ञानिक जो थे या फिर कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनका जो उत्तर है वो डार्विन नहीं दे पाए थे, जिसमें से जो पहला है वो क्या है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के स्रोत क्या है। उन्होंने ये तो बताया था कि अगर एक ही जाति के दो जीव होंगे तो उनमें विभिन्नताएं पाई जाएगी, और जो विभिन्नताएं आवश्यक होगी या जो उपयोगी विभिन्नताएं होगी वही क्या है,
अगली पीढ़ी में प्रवेश करेंगी। लेकिन उन्होंने वो ये नहीं बता सकते कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग जीवों में या फिर एक ही जाति के जीवों में पाई जा सकती है, उनका स्रोत क्या है, मतलब कि वो विभिन्नताएं उत्पन्न कैसे होती है। ठीक है, और जो ये प्रश्न है वो क्या, कि जब डार्विन जीवित थे उसी टाइम उत्पन्न हुआ था। फिर डार्विन की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि जीन्स की खोज हुई। जीन्स क्या होते हैं, अनुवंशिक लक्षणों के वाहक या फिर हमारे अनुवंशिक पदार्थ जो क्या करते हैं, अनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर पहुंचाते हैं। तो जब जीन की खोज हुई तो वो तब पता चला कि जो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं इनके स्रोत क्या होते हैं, जीन होते हैं, क्योंकि जीन ही क्या है, हमारा अनुवंशिक पदार्थ है। अगर हमारे जीन्स की संरचना में कोई परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, अगर हमारी जीन्स की संरचना में कुछ गड़बड़ हो गई या फिर कुछ परिवर्तन हुआ तो उसी के फलस्वरूप क्या है, नई विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। इसीलिए जो भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनका स्रोत क्या माना गया, जीन्स को माना गया, जो कि डार्विन की मृत्यु के बाद इस प्रश्न की खोज हो पाई, जीन्स की खोज हो पाई। अगला प्रश्न था कि नए जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है। उन्होंने ये तो बताया कि जो जीव होते हैं उनका प्राकृतिक चयन कैसे होता है, या फिर जो प्रकृति है वो योग्यतम जीवों को कैसे चुनती है। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि जो जीव अभी पाए जाते हैं उन जीवों से नए जीवों का विकास कैसे होगा, या फिर वो जो जीव जो अभी पाए जाते हैं वो पुराने जीवों से या फिर पहले जो जीव पाए जाते थे उन जीवों से कैसे अस्तित्व में आए। तो इस प्रश्न का उत्तर भी क्या है, डार्विन अपने सिद्धांत की सहायता से नहीं दे पाए थे। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद का जो सिद्धांत है उसका उन दोनों सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं कि उन दोनों जो सिद्धांत है उनके लैमार्क के सिद्धांत की और डार्विन के सिद्धांत का हम तुलनात्मक विवरण पढ़ेंगे। मतलब कि लैमार्क के सिद्धांत का और डार्विन के सिद्धांत की हम तुलना करेंगे। ठीक है, कि लैमार्क ने क्या बताया और उसके बाद डार्विन ने क्या बताया। तो देखो, सबसे पहले लैमार्क ने क्या बताया था कि जो जिराफ थे और जिराफ के जो पूर्वज थे उनकी जो गर्दन होती है वो क्या होती है, पहले छोटी थी और बाद में क्या हुआ कि जब उनको भोजन की आवश्यकता हुई, और भोजन क्या है, पेड़ों की पत्तियों के रूप में पाया जाता था, जब लंबे लंबे पेड़ हो गए तो क्या कि उनको अपनी गर्दन हमेशा ही ऊंची रखनी पड़ी, जिसके कारण उनकी जो आगे वाली टांगे हैं और जो गर्दन है वो क्या है, लंबी हो गई। लेकिन डार्विन ने क्या बताया कि जिराफ के जो पूर्वज थे उनकी जो गर्दन की लंबाई थी वो भिन्न भिन्न थी। मतलब कि कुछ जो जिराफ थे वो क्या थे, लंबी गर्दन वाले थे, और कुछ जो जिराफ थे वो क्या है, छोटी गर्दन वाले थे। लैमार्क ने बताया कि सभी छोटी गर्दन वाले थे, बाद में क्या है, उनसे लंबी गर्दन वाले जिराफ विकसित हुए। लेकिन डार्विन ने बताया कि जो जिराफ थे उनकी उनमें जो गर्दन की लंबाई थी वो भिन्न भिन्न थी। मतलब कि कुछ जिराफों की जो गर्दन है वो छोटी थी और जो कुछ जिराफ थे उनकी गर्दन थी वो लंबी थी। उसके बाद लैमार्क ने बताया कि बाद के वंशजों के जिराफों की गर्दनें लंबी हो गई और वे पूर्ववत भोजन हेतु पत्तियों तक पहुंचने की चेष्टा करते रहे। ठीक है, तो दूसरी बात जो लैमार्क ने बताई कि जो जिराफ थे उनकी गर्दन क्या हुई, लंबी हो गई, और उनकी जो आगे वाली टांगे हैं वो लंबी हो गई। और वो क्या है, वो किसके कारण हुई, क्योंकि वो भोजन प्राप्त करने की चेष्टा करते थे, जो कि सिर्फ ऊंचे ऊंचे वृक्षों पे उनको प्राप्त होता था। लेकिन डार्विन ने बताया कि ये जो प्रक्रिया है, मतलब कि सिर्फ जो लंबे गर्दन वाले जिराफ रह गए, ये किस कारण हुआ, ये हुआ प्राकृतिक चयन के कारण। मतलब कि प्रकृति में या फिर प्रकृति ने उन्हीं जीवों को चुना जिनकी जो गर्दन थी वो लंबी थी और उनकी आगे वाली टांगे लंबी थी। क्यों? क्योंकि जो भोजन था वो केवल और केवल क्या है, लंबे वृक्षों से ही प्राप्त हो पाता था, और जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो क्या थे, उन तक पहुंच नहीं पाते थे। इसके कारण भोजन की कमी से उनकी क्या होगी, धीरे धीरे मृत्यु हो गई, और केवल जो लंबी गर्दन वाले जिराफ है उनको भोजन की प्राप्ति हुई, जिसके कारण वो जिंदा रह पाए। अब तीसरा पॉइंट है कि लैमार्क ने बताया कि जो आधुनिक जिराफ की गर्दन की लंबाई है वो बहुत अधिक होने का कारण ये था कि उनके पिछले वंशजों में भी उसकी लंबाई बराबर बढ़ती गई। लेकिन डार्विन ने बताया कि देखो, लैमार्क ने बताया कि बाद में जो जिराफ आए उनमें क्या है, उनकी गर्दन की लंबाई बढ़ती ही गई, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे उनकी भी गर्दन क्या थी, लंबी थी। लेकिन डार्विन ने बताया कि ऐसा किस लिए हुआ, प्रतिस्पर्धा के कारण। मतलब कि जब दो जीवों ने आपस में प्रतिस्पर्धा की भोजन के लिए या आवास के लिए, तो फिर केवल वही जीव बचे जो कि योग्यतम थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैमार्कवाद और डार्विनवाद की
तुलना। अब आगे हम पढ़ेंगे डार्विनवाद की आलोचनाएं, जो कि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।